लिख लीजिए आप। ये कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अब ये क्या है? अब देखिए, इसको समझ लीजिए थोड़ा कि जो रिलीजियस काम होते हैं किसी भी रिलीजन में, चाहे वो आप चाहे कंबल बांटिए, आप लंगर खिलवाइए, पानी पिलवाइए, ये सारे काम आप किसी भी रिलीजन में, जो भी रिलीजियस अफेयर्स होते हैं, सब कुछ ना कुछ पुण्य कमाने के लिए लोग करते हैं। और इनसे हो क्या रहा है? इनसे हो रहा है कि भूखे लोगों को खाना मिल रहा है, प्यासे को पानी मिल रहा है, ठीक है, तमाम सारी चीजें। संविधान के निजाम भले ही अपनी कम्युनिटी के लोगों को खिलाइए पिलाइए, उन्हीं को दान दक्षिणा दीजिए, संविधान कैसे देखता है? नागरिकों को खाना मिल रहा है, नागरिकों को सहूलियतें मिलती हैं। तो आर्टिकल 26 के माध्यम से कहता है यस, यू आर फ्री टू डू ऑल दीज थिंग्स, आप ये सब करने के स्वतंत्र है, यू आर वेरी मच फ्री टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो वो कहता है कि आप ये सब कीजिए, अपने रिलीजियस अफेयर्स को कंटिन्यू कीजिए। यही नहीं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं रिलीजन के नाम पे, आप मंदिर मस्जिद बनवा सकते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं लोग, आप देखिए हॉस्पिटल्स बनवाते हैं, स्कूल कॉलेजेस, आप देखिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया, स्टीफेंस कॉलेज, खालसा कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय, ये सब धर्म के नाम पर बने हुए इंस्टीट्यूशंस हैं। और ये सारा फ्रीडम आपको आर्टिकल 26 देता है, ठीक है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं लोगों का फायदा होता है, समाज का फायदा होता है। तो आर्टिकल 26 आपको ये पूरी तरीके से फ्रीडम देता है, यू आर वेरी मच फ्री टू मैनेज योर रिलीजियस अफेयर्स। हाँ, यहाँ कंडीशन क्या है कि इन और जो ऑर्गेनाइजेशंस जो बना रहे हैं आप अपने रिलीजन के नाम पे, अगर उसमें गवर्नमेंट का फंड इन्वॉल्व है, सरकार से सहूलियतें दी जा रही, तो उसका मिलने वाला बेनिफिट सभी को मिलना चाहिए। जैसे जामिया मिल्लिया है, अगर उसमें सरकार का फंड इन्वॉल्व है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उससे मिलने वाला फायदा आप एक ही कम्युनिटी को दीजिए, वो बाकी लोगों के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए, वहां बाकी लोग भी पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, काम कर सकते हैं। हाँ, कुछ पर्टिकुलर सीटें आप निर्धारित कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस तरीके की ट्रीटी है आपके सरकार के साथ। तो कुछ सीटें निर्धारित कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि सरकार से बेनिफिट लेकर फायदा किसी एक ही कम्युनिटी को दिया जाए। अदरवाइज यू आर फ्री टू मैनेज योर रिलीजियस अफेयर्स। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 27। 27 क्या कहता है, इसको भी नोट कर लीजिए। आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ रिलीजियस टैक्सेस, फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ रिलीजियस टैक्सेस, धार्मिक प्रार्थनाओं में धार्मिक करों के भुगतान से मुक्ति, धार्मिक करों के भुगतान से मुक्ति, फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ रिलीजियस टैक्सेस। फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ रिलीजियस टैक्सेस। ओके, अब ये क्या है? आप देखिए, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेडिवल हिस्ट्री में बहुत सारे एम्परर थे जिन्होंने जजिया टैक्स लगाया था। वो नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाने वाला एक टैक्स था, वो एक रिलीजियस टैक्स था, धार्मिक कर था। अभी इस तरीके का कहीं कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता, कोई रिलीजियस ग्रुप नहीं लगा सकता, सरकार नहीं लगा सकती, किसी के ऊपर भी धार्मिक कर नहीं लगाया जा सकता। लेकिन आप देखिए, रिलीजन एक ऐसा मामला है, बड़ा सेंसिटिव सा मामला है, लोग कई बार हर्ट हो जाते हैं। अभी ठीक से उनके बारे में, अभी भले ही किसी के रिलीजन के बारे में कुछ बात करो, ठीक से वो पूरी बात भी नहीं सुनते और उनको लगने लगता है कि हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ है। तो ये ठीक नहीं है। तो ये व्यवहारिक रूप से बड़ा मतलब प्रैक्टिकली बड़ी प्रॉब्लम होती है, इन सबको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो धर्म के मामलों में एकदम से सरकार भी इन्वॉल्व होने में कतराती है, तो व्यवहारिक रूप से ये संभव नहीं है कि इन सारी चीजों पे रोक लगाई जा सके। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है कि लोगों को फंडामेंटल राइट दे दिया है, यू आर फ्री टू पे और नॉट टू पे। अब देखिए, जैसे आप में से कोई मुस्लिम होगा तो जानता होगा या पढ़ा भी होगा सभी ने, मुसलमानों में एक टैक्स होता है ज़कात। हर मुसलमान को अपनी आय का एक सर्टेन पार्ट धर्म के नाम पर मस्जिद में दान करना होता है। तो आर्टिकल 27 क्या कहता है कि अगर आपकी आस्था है तो आप दे दो, ठीक है, लेकिन नहीं देना है तो मत दो।
ऑलवेज आप आपको डरा धमका सकते हैं कि अल्लाह का कहर नाजिर होगा तुम्हारे ऊपर, कम वक्त मुकदमा नहीं कर सकते आपके ऊपर। आप अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के जाके मंदिर में दान कराओ, ठीक है, आपकी मर्जी, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी मर्जी, ठीक है, लेकिन आप मंदिर में बिना दान पात्र में डाले कुछ चले आओगे, पंडित जी पकड़ के बैठा लेते हैं आपको। नहीं, वो आपको डरा धमका सकते हैं, पाप लगेगा, दोष लगेगा, ये होगा, वो सब ठीक है, मुकदमा नहीं कर सकते आपके ऊपर। तो आर्टिकल 27 आपको पूरी तरीके से फ्रीडम देता है, यू आर वेरी मच फ्री टू पे और नॉट टू पे। आपको धार्मिक करों के भुगतान से मुक्ति है, आप आस्था है तो दे दीजिए, अदरवाइज कोई आपको रिलीजियस टैक्सेस देने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। क्लियर है? अच्छा, यहां ध्यान रखने वाली बात केवल इतनी है कि ये आर्टिकल टैक्स लगाने को मना करता है, फीस लगाने को नहीं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आर्टिकल 27 प्रोहिबिट करता है टू पे टैक्सेस, रिलीजियस टैक्सेस, ये फीस लगाने को मना नहीं करता। क्या डिफरेंस है दोनों में बाय द वे? व्हाट इज टैक्स? आई एम आस्किंग। यस, आई एम आस्किंग व्हाट इज टैक्स, कर क्या होता है? यस, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेस। टैक्स जो सरकार हमसे लेती है वो टैक्स है। इनकम पर लगने वाला टैक्स, दिस इज द मेथड टू कलेक्ट रेवेन्यू। अब देखिए ये सारी चीजें आप बता रहे हैं, आप ट्रेन में टिकट लेते हैं, जो वो टिकट लेते हैं क्या वो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करता? क्या वो सरकार नहीं लेती? और भी तमाम सारे मेथड हैं। अमित पटेल जी, क्या मतलब इसका, आपकी बात का? टैक्स, ओके, देखिए टैक्स ये आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, दो प्रकार के, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इसकी एक लिस्ट है, इसकी एक लिस्ट है। नो, आई एम नॉट आस्किंग दिस, मेरा तो मासूम सा सवाल है, व्हाट इज दिस, ये टैक्स क्या होता है? समझिए इसको, टैक्स इज नथिंग बट अ मैंडेटरी पेमेंट। बिना इसकी टेक्निकल डेफिनेशन में फंसे हुए आप इसको समझिए, ये एक अनिवार्य भुगतान है। अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं, यू हैव टू पे, आपको वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। आपको, आपने गाड़ी खरीद ली, यू हैव टू पे रोड टैक्स। आपने घर खरीद लिया, यू हैव टू पे हाउस टैक्स। आप ये नहीं कह सकते साहब मैं तो घर में रहता ही नहीं, यू हैव टू पे। तो आप अगर टैक्स के दायरे में आते हैं तो टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। वो नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगी, जबकि फीस मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, फीस कुछ निश्चित सेवाओं के बदले ली जाती है। आप मेट्रो से या किसी रोडवेज से आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हो, तो उस फैसिलिटी को लेने के लिए जो टिकट आप लेते हो वो क्या है, वो फीस है, उस एक सुविधा आपको मिली। जबकि टैक्स के बदले में सरकार किसी तरीके की कोई फैसिलिटी आपको प्रॉमिस नहीं करती, किसी सुविधा का प्रॉमिस आपको नहीं करती। हाँ, सारा काम करवाती वो उसी टैक्स के पैसे से, लेकिन आपको कभी प्रॉमिस करती क्या सरकार कि टैक्स जमा करो, आपके घर के सामने की नाली बनवा देंगे? सरकार कभी कोई प्रॉमिस नहीं करती, थैंक यू तक नहीं बोलती। तो फीस के बदले में एक प्रॉमिस होता है, टैक्स के बदले में नहीं। अच्छा, फीस का फायदा उसी को मिलता है जो फीस पे करता है। आप रोडवेज में सफर कर रहे हो, बस की टिकट ले ली, कहीं नहीं, साथ में मेरे माता जी पिताजी हैं, तो कंडक्टर क्या बोलेगा, इनकी भी टिकट लो, ठीक। जबकि टैक्स में ऐसा नहीं होता। टैक्स का फायदा उन लोगों को भी मिलता है जो टैक्स पे नहीं करते। आप देखिए, सड़कों पर टैक्स से बनी हुई सड़कों पर वो लोग भी चल रहे हैं जो टैक्स पे नहीं करते। फुटपाथ पे लोगों ने अपना ड्राइंग रूम, बेडरूम, समटाइम टॉयलेट, बाथरूम सब बना रखा है। अब कोई फुटपाथ पे सोया हुआ हो, आप उसको कहे उठो, ये मेरे टैक्स से बना हुआ है, तो क्या बोलेगा वो, क्यों रो रहा है, तू भी आ जा। नहीं? तो टैक्स का फायदा उन लोगों को भी मिलता है जो टैक्स पे नहीं करते। आपको ध्यान में क्या रखना है, आर्टिकल 27 टैक्स लगाने को मना करता है, फीस लगाने को मना नहीं करता।
ठीक है, आप देखिए, आप अक्षरधाम मंदिर जाइए, घूम के आइए, स्वामीनारायण जी के दर्शन करके, कोई पैसे लगते हैं क्या? नहीं, 1 रुपए भी नहीं लगेंगे। लेकिन आपको उनका म्यूजिकल फाउंटेन देखना है, एग्जीबिशंस देखना है, यू हैव टू पे सम फीस। आप तिरुपति बालाजी जाओ, आप शिरडी साईं बाबा जाओ, वैष्णो देवी, कोई पैसे लगते हैं? फ्री है, दर्शन करके आओ। लेकिन आपको वीआईपी लाइन से जाना है, यू हैव टू पे सम फीस। तो फीस लगाने को मना नहीं करता, टैक्स लगाने को मना करता है, कर लगाने को मना करता है, शुल्क लगाने को नहीं। तो जब भी यहां से क्वेश्चन आए तो जरूर इस वर्ड पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि वो टैक्स पूछ रहा है या फीस पूछ रहा है। ओके, अब आ जाइए अगला, आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 ये क्या कहता है, लिख लीजिए। आर्टिकल 28 कहता है, freedom to participate in any religious prayers. Freedom to participate in religious prayers. धार्मिक प्रार्थनाओं में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। Freedom to participate in religious prayers. धार्मिक प्रार्थनाओं में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अब ये क्या है, फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन रिलीजियस प्रेयर्स? आप देखिए, आप किसी भी रिलीजियस प्रेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता। तो यू आर वेरी मच फ्री टू पार्टिसिपेट इन एनी रिलीजियस प्रेयर्स। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल दूसरे के रिलीजन के लिए ही है, या आपको अपने रिलीजन में भी फ्रीडम है। आपके घर में कोई पूजा पाठ चल रही हो, नमाज वगैरह चल रही हो, आप मना कर दीजिए, मुझे नहीं आना। ये अलग बात है, पिताजी लठ उठाते हैं तो सारा संविधान एक तरफ, तो मैं लठ की तो खैर कोई गारंटी नहीं दे सकता, हाँ वो आपके ऊपर मुकदमा नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 28 क्या कहता है, यू आर वेरी मच फ्री टू पार्टिसिपेट इन रिलीजियस प्रेयर्स। तो आपको धार्मिक प्रार्थनाओं में उपस्थित होने की स्वतंत्रता देता है। तो इस तरीके से ये 4 आर्टिकल्स मिलकर क्या बात करते हैं, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। आप देखिए, एक सवाल पूछा गया है आपसे, पिछले साल एलडीसी का पेपर था, आप में से अगर किसी ने दिया होगा तो आपके सामने भी आया होगा क्वेश्चन कि इनटॉलरेंस इज अ वॉयलेशन ऑफ विच फंडामेंटल राइट्स। असहिष्णुता कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है? इनटॉलरेंस इज अ वॉयलेशन ऑफ विच फंडामेंटल राइट्स, और ऑप्शन में यही 4 थे, 25, 26, 27, 28। तो इनटॉलरेंस इज अ वॉयलेशन ऑफ विच फंडामेंटल राइट, असहिष्णुता कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है? यस, आई एम आस्किंग। यस, आर्टिकल 26। कैसे 28 बायस 28 कैसे, बायस 28 कैसे? अच्छा, व्हाट इज टॉलरेंस? सहिष्णुता क्या होती है? फॉरगेट क्वेश्चन, व्हाट इज टॉलरेंस? नमन 28, व्हाट इज टॉलरेंस? सहिष्णुता। टॉलरेंस किसी को बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना टॉलरेंस होता है। शिवांगी 28, टॉलरेंस, व्हाट इज टॉलरेंस, आई एम आस्किंग। सहिष्णुता क्या होती है? फ्रंट पेज पर ये वर्ड रहा 1 महीने तक, इतना डिस्कशन होता है, आपका व्हाट्सएप फेसबुक इसी वर्ड से पटा पड़ा रहता है। इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल, सभी के लिए समान आदर करना, यह है सहिष्णुता। हाँ, वेरी क्लोज। चलिए, ये आपका होमवर्क, ये अगली बार मुझे बताएगा कि टॉलरेंस क्या होता है, और फिर हम क्वेश्चन के आंसर को भी समझ लेते हैं। अगले फंडामेंटल राइट की तरफ मूव करते हैं। ये इतनी बातें समझने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है किसी पॉइंट पे? ऑल क्लियर?
चलिए अगला हमारा छोटा सा फंडामेंटल राइट है, वो भी राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर। धार्मिक स्वतंत्रता का सॉरी शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, इसमें केवल 2 आर्टिकल्स बात करने हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। छोटा छोटा सा है। आप ध्यान रखिए, ये जो राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर ये बनाया गया है, ये माइनॉरिटीज को ख्याल में रखकर बनाया गया है, अल्पसंख्यकों को ख्याल में रखकर बनाया गया है। अल्पसंख्यकों को ख्याल में रखकर बनाया गया है मतलब, अब देखिए अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, द वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में इसका जिक्र नहीं है। समय समय पर राष्ट्रपति संसद की सलाह से तय करते हैं कि कौन सा समुदाय अल्पसंख्यक होगा। वो किसी भी आधार पर कर सकते हैं, वो धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, संस्कृति के आधार पे, जाति के आधार पर, किसी भी आधार पर किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब जो संख्या में कम हो, और जो संख्या में कम होता है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है, एक डर होता है कि साहब हमारे बाद हमारी परंपरा, विरासत, इन सबका क्या होगा। तो अगर कोई भी समुदाय किसी भी वजह से डरा हुआ है तो वो डेवलपमेंट प्रोसीजर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 29 और 30 वो क्या बात करता है, वो संविधान उन्हीं अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखता है कि आपको अगर यही डर है कि आपकी विरासत, परंपरा सब खत्म हो जाएगी, तो डरने की जरूरत नहीं है, उसके लिए व्यवस्था है। तो 29 और 30 उन्हीं व्यवस्थाओं की, उन्हीं जो भी पॉसिबिलिटीज है उनके लिए बात करती हैं। तो क्या कहते हैं, इनको समझ लेते हैं कि करके, छोटे छोटे से एक एक लाइन के लिख लीजिए आप। सबसे पहले आर्टिकल 29। 29 क्या कहता है लिख लीजिए। ये कहता है माइनॉरिटीज हैव अ राइट, minorities have a right to secure their language. Minorities have a right to secure their language, culture. Minorities have a right to secure their language, culture and script. अल्पसंख्यकों को अधिकार होगा कि वो अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि की सुरक्षा के लिए प्रयास करें। Minorities have a right to secure their language, culture and script. अल्पसंख्यकों को अधिकार होगा कि वो अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि की सुरक्षा के लिए प्रयास करें। Minorities have a right to secure their language, culture and script. अल्पसंख्यकों को अधिकार होगा कि भाषा, संस्कृति और लिपि की सुरक्षा के लिए प्रयास करें। इसका मतलब आप देखिए, यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटीज को मिले, कई बार ये भी सवाल पूछा गया, ऑन व्हाट ग्राउंड माइनॉरिटीज हैव फंडामेंटल राइट्स। अल्पसंख्यकों को किस आधार पर मौलिक अधिकार दिया गया है, वो शिक्षा, संस्कृति और लिपि। लिपि समझते हैं ना आप, जैसे अंग्रेजी में लिखा हुआ ये रोमन लिपि है, हिंदी में लिखते हैं आप देवनागरी है, से अरबी, फारसी, तमाम सारे प्राकृत, पाली, सब अलग अलग लिपियां होती हैं। तो भाषा, संस्कृति और लिपि, ठीक है, लैंग्वेज, कल्चर और इंस्क्रिप्ट, इन्हीं 3 के आधार पर माइनॉरिटीज को फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल कराया गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ रिलीजन, कास्ट, ये सब कुछ भी नहीं कहा गया है। धर्म, भाषा, संस्कृति और लिपि, इन 3 के आधार पर इनको अधिकार दिए गए। तो इनकी सुरक्षा के लिए प्रयास करें। ठीक है, सबसे अच्छी कोशिश क्या है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल लो। ठीक है, सबको बताओ एजुकेशन इज द बेस्ट वे टू सिक्योर समथिंग, टू एक्सप्लोर समथिंग। ठीक है, आपको यही तो लगता है ना कि हमारे बाद हमारी परंपरा, विरासत का क्या हुआ, सबको सिखाओ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलो, दिखाओ क्या है, ताकि वो समाप्त ना होने पाए। एजुकेशन इज द बेस्ट वे। 30 क्या कहता है वो भी लिख लीजिए आप। 30 कहता है माइनॉरिटीज, जी पास,
minorities have a right to manage their institutions. Minorities have a right to manage their institutions. अल्पसंख्यकों को अधिकार होगा कि वो अपनी संस्थाओं का प्रबंधन भी स्वयं करें. Minorities have a right to manage their institutions. अल्पसंख्यकों को अधिकार होगा कि वो अपनी संस्थाओं का प्रबंधन भी स्वयं करें. अब संस्थाओं का प्रबंधन भी स्वयं करें, मैनेजमेंट भी स्वयं करें. अब इसका मतलब यानी जो ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने 29 के माध्यम से खोल रखी है उसका मैनेजमेंट करने का भी अधिकार इन्हीं माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को होगा. ध्यान रखने वाली बात यहां भी केवल इतनी है कि अगर इन ऑर्गेनाइजेशन में सरकार का फंड इन्वॉल्व है तो इससे मिलने वाला बेनिफिट सभी को मिलेगा. ठीक है, यानी मैनेजमेंट में भी सरकार पार्टिसिपेट कर सकती है. ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ये समझने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, अब आ जाइए हमारा जो आखिरी फंडामेंटल राइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. संवैधानिक उपचारों का अधिकार. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार. इसमें हमको केवल एक बात करनी है, एक ही आर्टिकल की, आर्टिकल 32. अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि आर्टिकल 30 बात की, फिर आर्टिकल 32 पे आ गई, ये आर्टिकल 31 कहाँ गया? ये आर्टिकल 31 ये वही आर्टिकल है जिसके अंदर आपने, जब हमने ये टॉपिक शुरू किया था तो हमने समझा था कि वी हैड 7 फंडामेंटल राइट्स एंड वन ऑफ देम इज राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड. हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 1978 में. But when it was fundamental right, when right to property was fundamental right, it was under Article 31. जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था तो किस अनुच्छेद के तहत था? 31 के तहत. ये भी सवाल पूछा गया है, आपसे ध्यान रखना है कि right to property was our fundamental right under which article? कौन से अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था? आर्टिकल 31. तो अब चूंकि ये हटा दिया गया है तो हम इसकी बात यहां नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे आर्टिकल 32 पर. आप ध्यान रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी से जो फैक्ट्स बनते हैं एक बार आप फिर से उसको रिकलेक्ट कर लीजिए कि राइट टू प्रॉपर्टी वाज आवर फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार था हमारे संपत्ति का अधिकार. इट वाज रिमूव्ड इन 1978 बाय 44th अमेंडमेंट. 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया 1978 में. नाउ दिस इज लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A के तहत वो कानूनी अधिकार है. एंड व्हेन दिस वाज फंडामेंटल राइट इट वाज अंडर आर्टिकल 31. ओके, अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये क्या है? अब देखिए, अभी तक जिन फंडामेंटल राइट्स की बात हमने की, सभी 5 फंडामेंटल राइट्स सभी बहुत महत्वपूर्ण थे. लेकिन अगर कल को मान लीजिए कोई मना कर दे कि आई डोंट बिलीव दैट यू हैव एनी फंडामेंटल राइट, कोई ऑर्गेनाइजेशन मना कर दे, सरकार ही मना कर दे, कैसे, क्या मतलब, अगर कहीं से भी उस पर खतरा आता है मौलिक अधिकारों की तरफ, तो क्या करेंगे फिर? तो ऐसे में अगर इन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं है तो फिर इन सारी बातों का तो कोई मतलब नहीं हुआ. तो इनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्व रखती है. असल में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज उसी सिक्योरिटी को मैनेज करती है ताकि उन फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू में कभी कोई कमी ना आ सके. तो आर्टिकल 32 क्या कहता है? वो सीधा सीधा अधिकार आपको क्या देता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्हाट कैन यू डू? यू कैन कंप्लेन डायरेक्टली इन सुप्रीम कोर्ट. लिख लीजिए आप इसको, एक लाइन में लिख लीजिए आसान भाषा में. आर्टिकल 32 में लिख लीजिए, वन कैन कंप्लेन directly in Supreme Court. One can complain directly in Supreme Court if he has. One can complain directly in Supreme Court if he has violation of fundamental rights. One can complain directly in Supreme Court if he has violation of fundamental rights.
मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी सीधा सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर सकता है. One can complain directly in Supreme Court if he has violation of fundamental rights. मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी सीधा सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर सकता है. सीधा सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर सकता है. नॉर्मली क्या होता है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हो, फिर सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट. यू हैव टू फॉलो अ प्रोसीजर. But if you have a violation of fundamental rights, what can you do? You can approach directly in Supreme Court. सीधा सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं आप. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी इसको प्रायोरिटी बेसिस पर देखेगा. सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिनाई फंडामेंटल राइट्स के मामलों को डिनाई नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फंडामेंटल राइट्स के लिए, सिक्योरिटी के लिए मांग करना ये अपने आप में फंडामेंटल राइट है. आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट इटसेल्फ. तो इवन सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिनाई. अगर आप फंडामेंटल राइट्स के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको प्रायोरिटी बेसिस पर देखेगा. तो अभी अभी आपने समझा था जब ये चैप्टर हमने शुरू किया था कि आवर फंडामेंटल राइट हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे ज्यादा महत्व हमने हमारे संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों को दिया है और उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पर है. यही वजह है कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने इन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को क्या कहा है? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी सवाल पूछा गया है आपसे, नीचे नोट करके लिख लीजिए. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू अंबेडकर जी. वो लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू अंबेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अंबेडकर जी के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की हृदय और आत्मा है. संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की हृदय और आत्मा है. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अकॉर्डिंग टू अंबेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इतनी बात क्लियर है? ओके. तो आप ये समझ गए कि आर्टिकल 32 में अगर आपको ये अधिकार देता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का मामला है तो यू कैन अप्रोच डायरेक्टली इन सुप्रीम कोर्ट. सीधा सुप्रीम कोर्ट में आप शिकायत कर सकते हैं. अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या? उसके पास टूल क्या है? ठीक है, उपकरण क्या है? उसका जो टूल है वो कहलाता है रिट. हिंदी में भी इसको रिट ही कहते हैं. और ये रिट 5 प्रकार के होते हैं. ये 5 प्रकार के कौन कौन से? पहले एक बार आप नोट कर लीजिए. जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं वो भी अंग्रेजी वाले नाम जरूर ध्यान में रखिए. कई बार ये अंग्रेजी वाले नाम देवनागरी में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको परिचित होना चाहिए. सबसे पहला है हैबियस कॉर्पस. बंदी प्रत्यक्षीकरण. दूसरा मैंडेमस. परमादेश. तीसरा प्रोहिबिशन. निषेध. कई जगह ये प्रतिषेध भी लिखा हुआ आता है. और चौथा है सर्चुरारी. सर्चुरारी इसको हिंदी में कहते हैं उत्प्रेषण. और पांचवा है को वारंटो. अधिकार परीक्षा. मैंडेमस, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुरारी और को वारंटो. अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध या प्रतिषेध,
निषेध या प्रतिषेध। नमन प्रताप जी कुछ नाराज हैं अंबेडकर जी से। बच्चे अभी बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझनी चाहिए। ओके, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुरारी, को वारंटो, थोड़े लैटिन नेम है। देखिए ये जितने टिपिकल से साउंड कर रहे हैं उतने टिपिकल है नहीं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो इसको थोड़ा सा आप समझते चलिए। एक एक लाइन की इंटरप्रिटेशन, एक एक लाइन की, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। हैबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट इशू करता है किसी के खिलाफ भी, किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ भी ये इशू कर सकता है। कब करेगा? जब कोई अथॉरिटी या इंडिविजुअल किसी दूसरे को कैद करके रख ले, किसी को कैदी बना के रख ले, तो उसको छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? हैबियस कॉर्पस इशू करता है। जैसे अभी अभी आपने पढ़ा आर्टिकल 22 में कि पुलिस विल प्रेजेंट यू बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। पुलिस 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी। अगर पुलिस ने ऐसा नहीं किया तो, अगर पुलिस ने ऐसा नहीं किया तो आपके परिवार वाले आपके बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट उस पुलिस अथॉरिटी के खिलाफ क्या जारी कर देगा? हैबियस कॉर्पस। तो ये हैबियस कॉर्पस क्या है? वो पुलिस अथॉरिटी को कहेगा जिसको बंदी बना रखा है उसको प्रत्यक्ष करो, सामने लेकर आओ। तो बेसिकली व्हाट दिस रिट डज, इट इंश्योर्स फिजिकल लिबर्टी। ठीक है, सीधा सीधा यही सवाल पूछा गया आपसे, विच रिट इंश्योर्स फिजिकल लिबर्टी? शारीरिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाला रिट कौन सा है? हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये फिजिकल लिबर्टी को इंश्योर करता है। सुप्रीम कोर्ट ये इशू करता है किसी के खिलाफ भी, किसी भी अथॉरिटी, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ, अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे को कैद करके रखा है तो उसको छुड़ाने के लिए हैबियस कॉर्पस जारी किया जा सकता है। मैंडेमस, सुप्रीम कोर्ट ये जारी करता है किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ। ठीक है, किसी भी प्राधिकारी के खिलाफ ये जारी किया जाता है। कब? जब कोई अथॉरिटी अपना काम नहीं कर रही है तो उस अथॉरिटी को उसका काम करने के लिए कहने के लिए उस अथॉरिटी को उसका काम करने के लिए कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है? मैंडेमस जारी करता है कि डू योर ड्यूटी। इसका मतलब है वी ऑर्डर, डू योर ड्यूटी। हम आदेश देते हैं कि अपना काम करो। प्रोहिबिशन ये जब भी जारी किया जाता है लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के खिलाफ। प्रोहिबिशन और सर्चुरारी ये दो ऐसे रिट हैं जो जब भी जारी किया जाएगा निचली अदालतों के खिलाफ जारी किया जाता है। प्रोहिबिशन कब जारी किया जाता है? जब किसी मुकदमे को किसी भी वजह से रोकने की जरूरत पड़े। मान लीजिए कोई मुकदमा, कोई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम करे, कुछ भी वजह हो सकती है। तो अगर किसी चलते हुए मुकदमे को रोकना हो तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ क्या जारी कर देता है? कोर्ट के खिलाफ प्रोहिबिशन। बेसिकली दिस इज स्टे ऑर्डर फॉर रनिंग केसेस। ये चलते हुए मुकदमे को रोकने के लिए जारी किया जाता है। एक लाइन में अगर आप समझे तो दिस इज स्टे ऑर्डर फॉर रनिंग केसेस। चलते हुए मुकदमे को रोकने के लिए ये प्रोहिबिशन जारी किया जाता है। सर्चुरारी ये भी सबऑर्डिनेट कोर्ट को ही जारी किया जाता है, निचली अदालतों के खिलाफ ही जारी किया जाता है। ये कब जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है जब एक मुकदमे को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करना हो। यानी सर्चुरारी क्या होता है? एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए सर्चुरारी जारी करते हैं। बेसिकली इसका मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होता है सर्टिफाई करना। सर्टिफाई करना मतलब कि कोई मुकदमा है जो किसी पर्टिकुलर कोर्ट में लड़ा जाना चाहिए, लेकिन किसी भी वजह से लगता है कि वहां उस कोर्ट में नहीं हो सकता है, भीड़ की वजह से, कुछ भी वजह हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट उस मुकदमे को अपर कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। वो सेशन कोर्ट में भेज देगा, हाई कोर्ट भेज देगा, चाहेगा तो अपने ही पास बुला लेगा, ले आओ हमारे पास, हम ही देखते हैं। एक लाइन में आप समझिए कि एक मुकदमे को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए सर्चुरारी जारी किया जाता है। ये दोनों केवल निचली अदालतों के खिलाफ जारी किया जाता है। को वारंटो ये भी किसी के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। ये जारी किया जाता है किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ। कब? जब कोई अपनी ज्यूरिडिक्शन, अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम करे। ज्यादातर ये गलत तरीके की अपॉइंटमेंट्स को रोकने के लिए जारी किया जाता है।
अब देखिए रूरल एरियाज में से बड़े सारे केसेस आते हैं जहां कोई किसी इन्फ्लुएंशियल पोस्ट पे है और रिटायर हो गया तो भी वो अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके अपने पद पर बना रहता है। अब गलत तरीके से पद पे है, गलत तरीके से कमाता है। रूरल एरियाज में इतनी अवेयरनेस नहीं होती लोगों को। लेकिन अगर किसी ने शिकायत कर दी तो सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ क्या जारी कर देगा? को वारंटो। पूछेगा किस अधिकार से आप इस पद पर बैठे हुए हैं, आप तो रिटायर हो चुके हैं। तो बेसिकली ये किसी को अधिकार क्षेत्र में, किसी अथॉरिटी या किसी इंडिविजुअल को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रहने की बात करता है। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, कुछ लोगों ने मैंडेमस कहा, आप सारा ही एक बार फिर से समझ लीजिए मैंने क्या क्या बताया। हैबियस कॉर्पस हैबियस कॉर्पस जारी किया जाता है किसी की फिजिकल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, कि जो शारीरिक सुंदरता और फिजिकल लिबर्टी है उसको इंश्योर करने के लिए, कि किसी को कैद नहीं रखा जा सकता। मेंडेमस केवल अथॉरिटीज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जारी करता है कि डू योर ड्यूटी। कोई अथॉरिटी अपना काम नहीं करती, नगर पालिका है, कोई भी अथॉरिटी है, अगर अपना काम नहीं कर रही है तो उस अथॉरिटी को उसका काम करने के लिए कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये मेंडेमस जारी करता है, डू योर ड्यूटी। प्रोहिबिशन और सर्चुरारी जैसे मैंने बताया कि केवल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को जारी किया जाता है एक चलते हुए मुकदमे को रोकने के लिए, दिस इज स्टे ऑर्डर फॉर रनिंग केसेस। और सर्चुरारी ये मुकदमे को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए। और को वारंटो ये किसी के खिलाफ भी अगर कोई अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम कर रहा है तो उसको रोकने के लिए कि किस अधिकार से आपने ये काम कर लिया। ये इतनी बातें क्लियर हैं? ये इतना समझने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। अब देखिए एक सवाल पूछा जाता है कि ये जो रिट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के हिसाब से, लेकिन अब देखिए हमारा देश बहुत बड़ा देश है और देश के सभी भागों से लोगों के लिए संभव नहीं है कि अपने मौलिक अधिकारों के लिए वो दिल्ली आ सकें, सुप्रीम कोर्ट आ सकें। इसलिए ये रिट जारी करने का अधिकार संविधान ने हाई कोर्ट को भी दे रखा है। इवन हाई कोर्ट कैन इशू दीज रिट्स। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 226 के तहत, 226 के तहत। ये भी सवाल पूछा गया, ध्यान में रखना है आपको कि आर्टिकल 226 के तहत इवन हाई कोर्ट कैन इशू दीज रिट्स। ये 5 रिट्स सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा आर्टिकल 32 के हिसाब से और हाई कोर्ट जारी करेगा आर्टिकल 226 के खिलाफ से। नमन, होप कि आपके सवाल का आंसर मिल गया होगा आपको। ये सभी रिट्स हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में कहीं भी जारी कर सकता है, हाई कोर्ट उस पर्टिकुलर स्टेट में जारी करेगा। एक अंतर और, आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट इटसेल्फ, ठीक है, जबकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। क्लियर है इतनी बात? ये समझने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। तो ये थे आपके फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स यहाँ इसमें यही इतनी बातें करनी थी हमको। ये सभी बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब आपका काम क्या है कि आपके पास जो भी अवेलेबल मटेरियल है एक बार उसको स्कैन कीजिए, ठीक है। अगर कहीं कोई चीज़ ऐसी आती है, कोई डाउट होता है, चीज़ आता है, वो पूछ लीजिए अगली क्लास में, ठीक है। वो सारी चीज़ें, कहीं कुछ भी दिक्कत हो रही हो सो प्रैक्टिस कर लीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि जो चीज़ आप जान रहे हैं वो क्वेश्चन फॉर्मेट में, खास करके उन क्वेश्चन जो कभी ना कभी पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, अगर उसके फॉर्मेट में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने रियल एग्जामिनेशन हॉल में बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। तो टॉपिक पे आज इतनी चीजें थी। अगली क्लास में अलग अगले टॉपिक से बात करनी है आपकी। अब जो क्वेरीज हैं अभी तक टॉपिक वाइज या कोई और, वो आपसे बात करते हैं। अमित पटेल जी, बहुत नाराज हैं आप। जी अमित जी, पहले आप ही पूछिए, क्या सवाल है? परमादेश, परमादेश मैंने बताया अमित जी कि ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ। कब? जब कोई अथॉरिटी अपना काम नहीं कर रही है तो उसको कहते हैं डू योर ड्यूटी, ठीक है। उसको उसका काम करने के लिए ये जारी करती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है।
बीच बीच में जब आपके क्वेश्चंस आते हैं टॉपिक के दौरान, तो कई बार आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत होती है, कई बार आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता। हमारा एक सर्टेन स्लॉट है, होप कि आप भी समझते होंगे। तो क्लासेस में आपके मैंने कई सारे सवाल जो मैं रिफ्यूज करता हूँ, वो वजह यही है कि वो हमारे डाइवर्जन ना हो जाए। तो थोड़ा सा आपका भी सहयोग चाहिए, लेकिन आपके कोई भी ज़रूरी सवाल मिस नहीं होंगे। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको इन चीज़ों का पता चलेगा जी। क्लास नोट्स हम जल्दी ही अवेलेबल करा देंगे, क्लास नोट्स आपको। नमन क्या पूछ रहे हैं? नमन, जीडी का फॉर्म, उसके लिए आपको फिर वेबसाइट पे ही कंसर्न करना पड़ेगा एक बार। ठीक है नमन जी, मैं अब खुद पता करके आपको बता देता हूँ। अभी चूंकि एग्जैक्टली मुझे उसकी जानकारी नहीं है, तो मुझे भी पता करना पड़ेगा, तो फिर मैं वो बता दूंगा। या आप यहाँ टॉप रैंकर्स के से हेल्पलाइन पे फ़ोन करके ये सारी क्वेरीज आप ले सकते हैं। सर्चुरारी मीनिंग, सर्चुरारी मीनिंग मैंने ये बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के खिलाफ। कब? जब किसी मुकदमे को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करना हो। ठीक है, जो किसी एक कोर्ट में लड़ना था वो बी कोर्ट में, ज्यादातर ये अपर कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है? सर्चुरारी। पास स्टेट एग्जाम्स के लिए भी देखिए, जो बेसिक चीज़ें आप यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जो मैं आपको यहाँ क्लासेस में जो चीज़ें बता रहा हूँ, तो हमारी कोशिश ये है कि आप स्टेट सर्विसेज तक जो बेसिक चीज़ें हैं वो यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ना केवल एसएससी, आपको महसूस भी हो रहा होगा, बड़ी सारी चीज़ें हैं। बस इन पर आपको करना क्या है, अपने फैक्ट्स जो भी आपके पास नोट्स, ऐसे क्लासेस में 100% फैक्ट्स बता पाना ये पॉसिबल नहीं है, आप भी समझते हैं, लेकिन ये जो फ्रेमिंग हम आपको बताते हैं वो 100% है। व्हाट यू नीड टू डू इज कि इन्हीं फ्रेमिंग में आप अपने फैक्ट्स भरिए। ठीक है, फैक्ट्स भरिए, और प्रीवियस ईयर पेपर जिस भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, अगर स्टेट सर्विसेज है उनके अलग तरीके के क्वेश्चन पेपर है, एसएससी बाकी एग्जाम्स, तो प्रीवियस ईयर पेपर की गाइडलाइन जरूर लीजिए, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। कंटेंट पे एक बार काम कीजिए और प्रीवियस ईयर से उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्वालिफाई करने के लिए एक तरीके का एक मंत्र है ये, आप इस पे काम करेंगे निश्चित सफलता मिलती है। कई बार हमको अगर वो चीजें नहीं पता होती कि किस तरीके का प्रश्न है क्या है, तो हमारा डाइवर्जन हो जाता है, क्योंकि विषय तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमें क्या आवश्यकता है, वो हमेशा समय समय पे प्रीवियस ईयर पेपर बताता है। भाई सबकी आईडी लॉगिन हो रही है कि नहीं? कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? आपके एक साथी नमन जी पूछ रहे हैं कि आईडी लॉगिन हो रही है या नहीं। नमन जी, हो रही है कुछ लोगों की जी। और कोई क्वेरीज? पटेल साहब आप कहाँ चले गए? अमित जी कुछ पूछ लीजिए, आप नाराज रहते हैं। क्या क्वेरीज हैं? नमन जी, हो रही हैं, कई सारे लोगों की आईडी पुराने आईडी से भी हो रही, कई सारे लोगों का जवाब आ गया। हाँ, और आप बताएं, कुछ और आप जानना चाहते हो? सबकी स्क्रीन पर नंबर लिखे हुए आ रहे हैं? नहीं पायस, ये शायद आपकी मशीन की कुछ खराबी होगी, आप उसको एक बार रिबूट करके देख लें। अच्छा, टॉपिक से रिलेटेड कहीं कोई, अभी जितनी बातें हमने कर ली अभी यहाँ, ये जो फंडामेंटल राइट किया और एक प्रियम्बल, दो टॉपिक हमने कवर कर लिया, इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? देखिए, असल में तैयारी मतलब एक कि क्लासेस में जो चीज़ें हैं एटलीस्ट वहाँ से कोई कंफ्यूजन ना रह जाए।
तो मोटिव यही है कि हम इस मीडियम से ज़्यादातर चीज़ें कंटेंट आपको अवेलेबल करा पाए, आपकी समझ हो जाए। आप देखिए बाजार पटा पड़ा हुआ है मटेरियल से, तो ये सारी चीज़ें कोई भी 200-200 रुपए की किताब में अवेलेबल है, लेकिन समझ में नहीं आ पाती और वो मैनेज नहीं हो पाता आपसे, इसलिए एग्जाम में इनका इस्तेमाल नहीं हो पाता। इन क्लासेस का मोटिव यही है कि वो फ्रेमिंग आपको क्लियर हो जाए, तो ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। नेशनल इमरजेंसी में कौन सा राइट नहीं लिया जाता है? पैस अभी आगे बात करेंगे, जब इमरजेंसी बात करेंगे। 20 और 21 नहीं लिया जाता, हम डिटेल में बात करेंगे। लक्ष्मीकांत जी, देखिए क्या है कि जैसे ये जो क्लासेस हैं ये कैमरे पे क्लासेस चल रही हैं, तो अगर टॉपिक के बीच में अगर आपकी क्वेरीज होती हैं तो कई सारे लोग, अगर आप सारे यहाँ बैठे होते तो एक रिदम बन जाता, लेकिन चूंकि ये ऑनलाइन क्लासेस हैं तो कैमरे पे क्लासेस हैं, अगर क्लासेस के बीच में अगर टॉपिक के दौरान आपकी क्वेरीज लेंगे तो कई बार लोगों से कनेक्शन नहीं हो पाता। तो आपको मैं एडवाइस करूंगा कि अपनी क्वेरीज आप थोड़ा सा वहीं कहीं नोट कर लिया करें, और जो हमारा आखिरी का जो टाइम होता है उसमें आप ये डिस्कस कर लिया करें, ताकि रिदम ना टूटे क्लासेस का। ऑफलाइन क्लासेस में ये आसान हो जाता है, ऑनलाइन क्लासेस में तो फिर वो 1 to 1 हो जाएगा, बाकी लोगों को लगता है कि हम किसी एक पे फोकस है। ऑफलाइन में ये दिक्कत नहीं होती, तो होप कि आप समझते होंगे इसको। हाँ नमन, 352 अभी हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। और और ऐसी भी क्या क्वेरीज जो भूल जाए? अमित जी, मैं आप ही को वेट कर रहा हूँ, आपके कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ऋषभ, सब समझ में आ गया, आप अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू ऋषभ, आप लोग समझते अच्छा हो। देखिए इन एग्जाम्स में कुछ भी ऐसा नहीं है, ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये मैंने पहले भी कहा है, कहता ही रहूंगा। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कुछ सर्टेन एरिया से क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, और रेगुलर एक अगर आप एक टारगेट वाइज अगर अपनी पढ़ाई करेंगे तो निश्चित सफलता है, यकीन मानिए निश्चित सफलता है। लोग बाग सफल हो रहे, किसी भी साल कोई भी वैकेंसी वो वैकेंट नहीं रहती, सारी सीटें भरती हैं। तो बाकी चीजें जिन पर आपका वो अधिकार नहीं है, मतलब कि एग्जाम कैसे होगा, कैंसिल होगा, नहीं होगा, तो हम सारी परेशानियां दिक्कतें हैं, लेकिन सवाल ये है कि कैन यू डू एनीथिंग अबाउट दैट? आप उसमें कुछ कर पाओगे? नहीं। लेकिन क्या आप अपनी तैयारी के में कुछ काम कर सकते हैं? हाँ, आपका सारा फोकस आपकी तैयारी पे होता है, तो सारा फोकस उसी पे कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, तैयार कीजिए। ये ध्यान रखिए, आप सभी लोग, हम लोग डेवलपिंग स्टेट में अभी हैं, हमारा देश अभी विकासशील देश है, अभी विकसित नहीं हुआ। कुछ भी आप करेंगे विकास के भी असीम संभावनाएं हैं, ठीक है? तो बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है, परेशानियां हैं नो डाउट बहुत सारी, लेकिन हर परेशानी अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी भी लेके आती है। आपको तैयार ये करना है कि आने वाली जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने, क्या आप उसके काबिल हैं? तो आपके हाथ में केवल एक चीज है, अपने आप को काबिल बनाना। ये हमेशा ध्यान में रखिए, ये जो भी एग्जाम्स है, चाहे ये एग्जाम या और भी जो भी समस्याएं हैं, हर समस्या अपने तरीके से एक एग्जाम ही है, और ये सारी परीक्षाएं, ये सारे एग्जाम्स तय करते हैं कि आपकी समाज में स्थिति क्या होगी। तो टेक दम सीरियसली, ठीक है? आप अगर इसको सिंसियरली कंसीडर करेंगे, आने वाला भविष्य आपका है। सुदीप्ता, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से क्यों हटाया? हमने ये डिस्कस किया था, हमने शुरुआत में, अगर आपके पास वीडियोस होंगे तो आप देख लेंगे, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, ये राइट टू प्रॉपर्टीज जो गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोग्राम थे, उसमें ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे थे। सड़कें बनवानी है, रेलवे लाइन, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस, तो वो सब किसी न किसी की जमीन पर बनना था, ज्यादातर जमीनें जमींदारों और राज्य रजवाड़ों के पास थी। तो जब सरकार इन सारे कंस्ट्रक्शंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जमीनें लेती थी, तो उनको एतराज होता था कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा राइट है। तो ये डेवलपमेंट प्रोग्राम में डिस्टरबेंस क्रिएट करता था, और यही वजह है कि इसको हटा दिया गया 78 में, 1978 में 44th अमेंडमेंट से।
और कहीं किसी का कोई सवाल? तो सायोनारा कर लें, बाय बाय। स्टेनो का एग्जाम कब होगा ये एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता लक्ष्मण जी। ये अभी कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है, तो हमेशा ऑफिशियल डिक्लेरेशन पे ही आपको भरोसा करना चाहिए। वेबसाइट पे देखिए, बाकी बहुत सारी वेबसाइट जो लोग चला रहे हैं पर्सनली, उसमें कई सारे अब र्यूमर भी होता है। तो आप ऑफिशियल डिक्लेरेशन जब तक नहीं आती तब तक आपको जो जो करीबी डेट आपको पता चले उसी के हिसाब से तैयारी करते रहिए। और कहीं कोई दिक्कत किसी को? अमित जी तो चले ही गए, अमित पटेल जी। हाँ पायस, थोड़ी सी इरेगुलरिटीज आ गई थी आपकी क्लासेस में, तमाम सारे शेड्यूलिंग की वजह से, लेकिन अभी आपकी क्लासेस रेगुलर होंगी। बाकी आप लोगों को क्लासेस के दौरान कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी भी पॉइंट पे कुछ भी समझने में, या आपकी तरफ से कोई सजेशन जिसको इम्प्रूव किया जा सके? यस, सब ठीक है। तो चलिए आज इतना ही करते हैं। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, पार्लियामेंट जो सबसे बड़ा टॉपिक है आपका, पॉलिटी सेक्शन का, बहुत सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी वहीं से आते हैं, तो उसको डिटेल में हम फिर डिस्कस करेंगे। और अपनी फिर मैं आपको कहूँगा कि क्लासेस के दौरान जो क्वेरीज आती हैं आप उसको नोट कर लीजिए। बीच बीच में भी मैं थोड़ा सा पॉजेस देता हूँ कि आपको जो समझा उसमें अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लें। तो क्वेरीज हमेशा आपकी वेलकम है। अगर इन इस बीच भी कोई है तो आप टॉप रैंकर्स को मैसेज कर दीजिए कि पॉलिटी में कुछ क्वेश्चंस आने हैं, तो वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे। तो क्लासेस के दौरान तो आप पूछ ही सकते हैं। तो आप जैसा चाहेंगे, शुरू का 5 मिनट, 10 मिनट, अंत का 10-15 मिनट हम आपकी क्वेरीज पे रखेंगे। बाकी टाइम आप भी थोड़ा मदद कीजिए और हम टॉपिक डिस्कस कर लें, ताकि कंटेंट भी आपका तैयार होता रहे। तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।